ईर्ष्या, जलन और नफरत एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी इंसान के अंदर अगर एक बार एंट्री कर जाए और वह इंसान अगर वक्त रहते अपने आप में सुधार नहीं करता है तो अच्छे अच्छे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देता है। किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होता है, लेकिन लिमिट जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान गलत रास्तों का चुनाव कर लेता है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से 6 लोग एक साथ ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची शहर की। रांची का एक इलाका पड़ता है कोकर, और इसी कोकर का एक अपार्टमेंट है रिसवा अपार्टमेंट, और इसी रिसवा अपार्टमेंट के कमरा नंबर 1002 का रहने वाला सुकांत सरकार। सुकांत की पत्नी का नाम संगीता सरकार। सुकांत का इकलौता बेटा सुमित सरकार। सुमित जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। सुमित जो अच्छी खासी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि पढ़ लिख करके दिल्ली के नोएडा शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और नोएडा में ही एक अपना फ्लैट लेकर के रह रहा है। इधर सुकांत जो कि एक्स आर्मी है, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। इधर सुमित जब नोएडा में रहना शुरू कर देता है, उसके बाद से सुकांत और उसकी पत्नी कभी रांची में रहते हैं तो कभी अपने बेटे के साथ नोएडा सिटी में रहते हैं। ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजरना शुरू होता है। इसीलिए सुकांत अब अपने बेटे की शादी कोलकाता की रहने वाली मधुमिता से कर देता है। मधुमिता जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। सुमित की शादी जब मधुमिता से हो जाती है, मधुमिता जब अपने ससुराल रांची में पहुंचती है, अपने सास ससुर के साथ ही रहती है। अपने सास ससुर की बेहतर तरीके से आवभगत भी करती है। मधुमिता इतने बेहतर तरीके से अपने सास ससुर का देखभाल करती है कि उसके सास ससुर बहू कम और बेटी ज़्यादा मानते हैं। जैसे ही 1 साल का शादी का समय गुजरता है, सुमित की एक बेटी भी हो जाती है जिसका नाम सुमिता रखते हैं। उसके बाद से इस परिवार में टोटल 5 सदस्य हो जाते हैं। ये पाँचों सदस्य कभी रांची शहर में रहते हैं तो कभी नोएडा में रहते हैं। ज़िंदगी जब बेहतर तरीके से गुजरना शुरू होता है, अचानक सुकांत सरकार के परिवार से एक ऐसी खबर निकल कर आती है जो पूरे एरिया में तहलका मचा देता है। बात कर रहा हूँ मैं 9 अक्टूबर 2016 की। दरअसल 9 अक्टूबर 2016 को सुकांत के घर में ही 5 लोगों का एक साथ ही डेड बॉडी मिलता है। सुकांत का एक भतीजा है पार्थिव, जो रांची में ही उसके बगल में रहता है। 9 अक्टूबर 2016 को सुबह सुबह पार्थिव अपने चाचा सुकांत के नंबर पर फ़ोन करता है। रिंग तो जारी है, लेकिन सुकांत फ़ोन नहीं उठाता है। उसके बाद से पार्थिव घर के अन्य सदस्यों पे भी फ़ोन करता है, सबके नंबरों पे फ़ोन जाता है, पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है। इसीलिए पार्थिव अपने चाचा के घर पे जाता है, ये देखने के लिए कि आखिरकार कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। लेकिन पार्थिव जब अपने चाचा के घर पे पहुंचता है तो देखता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। पार्थिव वहाँ पे खड़ा होकर कई बार बेल भी बजाता है, लेकिन अंदर से ना तो कोई आवाज़ देता है और ना ही कोई दरवाज़ा खोलता है, जिसे लेकर के अब पार्थिव को थोड़ा सा शंका महसूस होता है। इसीलिए पार्थिव इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ सुकांत के घर पे पहुंचती है। दरवाज़ा कैसे भी तोड़ करके जब कमरे के अंदर एंट्री करती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक ही कमरे में 5 लोगों का डेड बॉडी पड़ा हुआ था और बगल के कमरे में सुकांत काफ़ी घायल अवस्था में पड़ा था। दरअसल उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। उसके शरीर के बगल में एक तेज़धार हथियार भी पड़ा था। पुलिस जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है, सबसे पहले सुकांत को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद सुकांत का ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन इलाज के दौरान सुकांत की भी मौत हो जाती है। उसके बाद से पुलिस फिर से सुकांत के घर पे आती है, सारी डेड बॉडी को चेक करती है। पुलिस जब सारी डेड बॉडी को चेक करती है तो किसी भी डेड बॉडी पे कोई चोट या घाव का निशान नहीं दिखाई देता है। दरअसल जिन 5 लोगों की मौत हुई थी उसमें सुकांत का बेटा, सुकांत की पत्नी, सुकांत का जो भतीजा था पार्थिव, पार्थिव की पत्नी मोमिता, पार्थिव की एक साल की बेटी और सुकांत की ही 1 साल की पोती, इन 5 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही साथ सुकांत की भी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। एक ही घर से जब 6-6 डेड बॉडीज़ निकलता है, पूरे इलाके में
तहलका मच जाता है। उस वक्त सुकांत की बहू मधुमिता नोएडा अपने फ्लैट पे थी। पुलिस इन सबकी डेड बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, क्योंकि जब तक अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक नहीं मालूम चलता कि इन सब की मौत कैसे हुई है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उससे साफ खुलासा हो जाता है। दरअसल इन पाँचों को एक जहरीली इंजेक्शन दिया गया था, जिसकी वजह से इन पाँचों की मौत हो चुकी थी और सुकांत के शरीर पे एक ही चाकू से लगभग 14 बार वार किया गया था, जिसकी वजह से सुकांत की भी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। पुलिस अब इस केस की काफ़ी गहराई से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले घर की तलाशी लेती है। घर की जब तलाशी लेती है तो आखिरकार उस घर में एक लेटर मिलता है। पुलिस जब उस लेटर को पढ़ती है तो आखिरकार इस केस का खुलासा होता है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में इसे सुन करके हर कोई हैरान रह जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 2 साल पहले। मधुमिता जब शादी करके अपने ससुराल में आती है, अपने सास ससुर और पति के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। अपने सास ससुर का इतना आदर भाव करती है कि उसके सास ससुर भी उसे बेटी की तरह मानते हैं। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, मधुमिता अपने सास ससुर से कहती है कि मेरी बहन कोलकाता में अकेले रहती है, मेरे माता पिता तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन को भी यहाँ पे बुला लूँ। मधुमिता जैसी इस तरह की बातें अपने सास ससुर से कहती है, उसके सास ससुर भी मधुमिता की बहन को अपने पास बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मधुमिता की बहन का नाम है मोमिता। मोमिता जब अपने बहन के घर पे पहुंचती है तो अपने बहन के सास ससुर की भी अच्छे तरीके से देखभाल करती है। मोमिता इतने बेहतर तरीके से अपने बहन के घर में रहती है कि उसके बहन के सास ससुर भी मोमिता को बेटी की तरह मानने लगते हैं। जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, सुकांत मोमिता की शादी अपने भतीजे पार्थिव से करा देता है। पार्थिव से जब शादी हो जाती है, उसके बाद से मोमिता कभी अपने पति के साथ में रहती है तो कभी अपने बहन के भी घर पे रहती है। हालांकि मोमिता मैक्सिमम अपने बहन के भी घर पे रहती है। लेकिन मोमिता जब अपने बहन के घर पे रहती है, शादी के बाद भी अपने बहन के सास ससुर की बेहतर तरीके से देखभाल करती है, जिसकी वजह से अब मधुमिता के सास ससुर मधुमिता की कम और मोमिता की ज़्यादा प्यार दुलार करना शुरू कर देते हैं। इस प्यार दुलार से मधुमिता के अंदर अब जलन हो जाती है। मधुमिता को लगता है कि मैंने ही अपने बहन को अपने घर पे बुलाया और मेरे ही घर में अब मेरी इज़्ज़त कम हो रही है और मेरी बहन की इज़्ज़त ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मधुमिता को अपने बहन से जलन होना शुरू हो जाता है। हालांकि चाह कर भी मधुमिता ये सारी बातें अपने घर परिवार वालों से नहीं कह पाती है। मधुमिता को जब लगता है कि उसे कम प्यार मिल रहा है और उसकी बहन को ज़्यादा प्यार दुलार मिल रहा है, मधुमिता अपने सास ससुर के साथ साथ अपने पति से भी नफरत करने लगती है। और फिर मधुमिता अपने सास ससुर और परिवार वालों से बदला लेने के लिए, उन्हें समाज में नीचा दिखाने के लिए अपने ससुर और अपने पति के ऊपर ही अपने बहन के साथ में अवैध रिश्ता का पूरा हंगामा शुरू कर देती है। आस पड़ोस के लोगों से जाकर के कहती है कि मेरे ससुर और मेरे पति का मेरे ही बहन के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलता है, इस वजह से सुकांत और उसके परिवार को घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। दरअसल उनको इतनी काफ़ी बेइज्जती होती है कि वो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं। इतने से भी मधुमिता का मन नहीं भरता है तो एक दिन थाने में जाकर अपने पति और अपने ससुर के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर देती है, जिसकी वजह से अब पुलिस आए दिन सुकांत के घर पे आती है और उन्हें तरह तरह की बातें कह कर जाती है। इस बात की जानकारी एनजीओ वालों को भी मालूम चल जाता है। एनजीओ वाले भी सुकांत के घर पे आते हैं और उन्हें तरह तरह का धमकी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था और किस लिए हो रहा था, सुकांत को और उसके पूरे परिवार को समझ में नहीं आता है। सुकांत अपनी बहू मधुमिता से कई बार पूछता भी है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी मधुमिता अपने दिल की बात अपने घर परिवार वालों से नहीं बताती है। आखिरकार जब बर्दाश्त करने की लिमिट हद से ज़्यादा हो जाता है, सुकांत एक दिन अपनी बहू से भी कहता है कि जिस तरीके से तुमने हमें समाज में बदनाम कर दिया, हमें रहने लायक नहीं छोड़ा है, हो सकता है कि इसका तुम्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। सुकांत अपनी बहू को धमकी भी देता है, लेकिन इसके बावजूद भी मधुमिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके घर पे जब पुलिस आती है, एनजीओ वाले आते हैं, मधुमिता उन्हें मना नहीं करती है। इधर मधुमिता जो नोएडा के अपने फ्लैट में रह रही थी, 8 अक्टूबर 2016 को सुकांत का पूरा परिवार अपने घर पे ही था। रात्रि के वक्त जब सब परिवार खाना वाना खा लेता है,
पूरा परिवार एक साथ बैठता है और सब के सब शर्मिंदगी दिखाते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। सुकांत अपने पूरे परिवार को समझाते हुए कहता है कि जिस तरीके से समाज में हमारी बदनामी हो चुकी है, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं और इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी सकते हैं। बेहतर है हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। सुकांत जैसे इस तरह की बातें अपनी पत्नी और बेटे से कहता है, इसमें उसकी पत्नी और बेटे भी शामिल हो जाते हैं। दोनों हामी भर देते हैं कि हाँ, समाज में हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हैं और ऐसी ज़िंदगी हम जी भी नहीं सकते हैं। जैसे ही ये पूरा परिवार सहमति दिखा देता है, 8 अक्टूबर 2016 को रात्रि के वक्त पूरा परिवार एक साथ खाना खा लेता है। खाना खा लेने के बाद सुकांत अपने पूरे परिवार को एनेस्थेसिया का ओवरडोज देता है, जिसे खाने के बाद सब के सब काफ़ी नशे में आ जाते हैं। उसके बाद से सुकांत अपने बेटे और अपने पत्नी साथ ही साथ मधुमिता की बहन को जहरीली इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से इन तीनों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। लेकिन जब ये तीनों इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद से सुकांत सोच में पड़ जाता है कि उसकी पोती और उसकी बहन की बेटी अब इस दुनिया में किसके सहारे जिएगी। उसी जहरीली इंजेक्शन को सुकांत अपनी दोनों पोतियों को भी दे देता है, जिसकी वजह से उन दोनों की भी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। उसके बाद से सुकांत अपने कमरे में जाता है, एक तेज़धार हथियार लाता है और उस तेज़धार हथियार से अपने ही शरीर पे लगभग 14 बार वार करता है, जिसकी वजह से काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे पड़े रह जाता है। इधर सुबह सुबह सुकांत का भतीजा पार्थिव जब उसके नंबर पे फ़ोन करता है, जब वो फ़ोन नहीं उठाता है तो पार्थिव ये जानने के लिए उसके घर पे जाता है कि आखिरकार कोई फ़ोन क्यों नहीं उठाता है। लेकिन जब वहाँ पे जा कर के पुलिस को बुलाता है, पुलिस जब दरवाज़ा खोलती है तो उस वक्त तक भी सुकांत अभी ज़िंदा था। वाकई में जब ये सुसाइड लेटर पुलिस पढ़ती है, उसके बाद से मधुमिता की तलाश करना शुरू कर देती है। हालांकि पुलिस को मधुमिता के बारे में एक ही एड्रेस मालूम होता है कि मधुमिता दिल्ली के नोएडा में होगी। पुलिस कई बार नोएडा में जाती है, मधुमिता के घर पे जाकर छापा भी मारती है, लेकिन मधुमिता का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते लगभग 7 साल का समय गुजर जाता है। इन 7 सालों में पुलिस कई जगहों पे मधुमिता की तलाश करती है, लेकिन आखिरकार जुलाई 2023 में मधुमिता के बारे में मालूम चलता है कि मधुमिता कोलकाता में है। रांची पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है मधुमिता के बारे में, पुलिस अपनी टीम के साथ कोलकाता में जाती है और जुलाई 2023 में मधुमिता को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। उसके बाद से पुलिस मधुमिता को कोर्ट में पेश करती है और फिर वहां से जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है, आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।